हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपोर्टेंट प्रॉब्लम, एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम होती है बच्चों, जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें हमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों, आपको मैं आज टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन कर रखा है 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर a इंटू में b इंटू में 7 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2520, और उसने हमसे बोला है कि हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है 5a प्लस 2b की। तो इस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हैं बच्चों? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखा कि यहाँ पे केवल मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, मैं केवल इसके फैक्टर निकाल सकता हूँ, और इसके फैक्टर निकाल के इसकी पावर जो कंपोनेंट एक्सपोनेंट आएंगे उससे हम कंपेयर करके a और b की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सोचा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2520 और इसके मैंने निकाले प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहले इसको 2 से डिविजिबल किया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 0। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 0। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब हम इसको करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 से किया तो 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, फिर से 3 से किया तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। बच्चों, अब हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड, तो 5 से मैंने किया तो 5 7 जा 35, और लास्ट में हमें इसको 7 से डिवाइड करना पड़ा। तो इसके जो फंक्शन आ रखे हैं वो हमने देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि बच्चों मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर a, इंटू में b और इंटू में 7। इसी के साथ यहाँ पे 2520 था, इसके जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं, तो ये मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर गिवन है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास 2 की पावर 3 आ रही है, इसी के साथ मेरे पास 3 की पावर 2 आ रही है, इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास सिंगल 5 है और इंटू में 7 है। तो 5 की पावर 1 होगी और 7 की पावर भी 1 होगी। अब हम देखते हैं, तो मेरे पास दोनों तरफ के फंक्शन सेम लिखे हुए हैं, तो हम इनकी एक्सपोनेंट का कंपेयर करते हैं। तो एक्सपोनेंट की कंपेयर किया, तो यहाँ से हमने देखा कि जो a की वैल्यू मिलेगी वो हमें 2 मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं b की वैल्यू देखता हूं, तो b की वैल्यू जो हमें मिली वो हमें 5 मिली। अब बच्चों, क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया, a और b की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई हो चुकी है, केवल इस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5, और यहाँ पे a की वैल्यू को मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया 2, और इसी के साथ b की वैल्यू को मैंने 5 सब्स्टिट्यूट किया। तो 5 2 जा 10 होता है और 5 2 जा फिर से 10 होता है। तो 10 और 10 को मैंने ऐड किया, तो इस जो हमारे पास इक्वेशन थी 5a प्लस 2b, तो इसका जो हमें आंसर मिला, तो आंसर मिला 20। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमसे बोर्ड में पूछा जाता है। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो 250 के हम अगर फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसकी जो एक्सपोनेंट आएगी, यानी कि उसकी जो पावर आएगी, उसका सम क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले 250 के प्राइम फैक्टर निकाले, तो 2 से डिविजिबल हुआ तो ये मेरे पास 125 आएगा। फिर मैंने इसको 5 से डिविजिबल किया, तो 5 से किया तो ये मेरे पास 25 आएगा। सिमिलरली अब ये फिर से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और लास्ट में इसको 5 से फिर से डिविजिबल करेंगे तो 1 आएगा। तो 250 को जो हमने फैक्टराइज किए, तो 250 के जो फैक्टर मिले, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 की पावर तो 1 लिखी है, और इसी के साथ जो 5 की पावर आएगी वो 3 आ जाएगी। अब मैंने देखा, हमसे पूछा गया था कि हमें सम बताना है उसके एक्सपोनेंट का, तो 5 की एक्सपोनेंट 3 है और 2 की एक्सपोनेंट 1 है। तो सम पूछा गया था, तो 1 प्लस 3, यानी कि जो हमें इसका आंसर मिला, तो आंसर मिला 4। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमसे काफी आसान सा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करना है कि उस क्वेश्चन में जेन्युइन हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था उसके एक्सपोनेंट का हमें सम आइडेंटिफाई करना है। तो एक्सपोनेंट का सम आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल बेसिक सा मेथड, सबसे पहले हमने उसके प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे इसके जो प्राइम फैक्टर मिले वो 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3, तो पावर का हमने सम किया तो आंसर हमें मिला 4। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों का क्लास 9th से रिलेट रहता है।
ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हमारी क्लास 9th से रिलेटेड था। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 3.27 बार फंक्शन डिनोट किया है और हमसे पूछा गया है कि हमें इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो क्लास 9th को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसको P/Q की फॉर्म में हम कैसे लिखते थे बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा इस फंक्शन को मैंने किया लेट x इज इक्वल टू 3.27 और बच्चों यहाँ पे ये बार लिखा है तो बार का बेसिक मतलब क्या होता है, उसी टर्म की अगेन एंड अगेन रिपीटिंग हो रही है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स पे बार मेंशन किया है, तो बार मेंशन किया है 27 पे। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग हो रही होगी वो हमारे पास 27 की रिपीटिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास 2 फंक्शंस पे बार है। तो आपको पढ़ाया 9th क्लास में जितने फंक्शंस पे बार होता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सिंगल डिजिट पे बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास 2 डिजिट पे बार होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास 3 डिजिट पे बार होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने देखा यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट पे बार है तो मैंने इस इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। 100 से बच्चों जब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो 0.2 डिजिट आगे चला गया, यानी कि हमें मिला 327.27 और ये 27 और सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर में अपॉन में लिख लेते हैं यहाँ पे, और पॉइंट के साथ पॉइंट को मिलाया, यहाँ पे मिला 3 और ये लिखा 27 सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं यहाँ पे माइनस, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस का हुआ, ये भी माइनस का हुआ, इसमें से इसको माइनस किया तो ये मिला 99x। यहाँ पे अगर मैंने इसको माइनस किया तो ये मुझे मिला 324 और पॉइंट में बच्चों ये सारे मेरे हो जाएंगे 0 0 0 0 एज इट इज सारे 0 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमें मिली 324 और अपॉन में 99। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको डिविजिबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको 3 से हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो 3 से मैंने कैंसिल आउट किया तो ये मुझे मिला 3 × 3, यहाँ पे 0 और 3 × 24। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया तो 33 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। बच्चों ये फंक्शन हमारा अगेन 3 से कैंसिल हो सकता था, तो इसको मैंने 3 से कैंसिल किया तो 3 3 × 9 और 3 6 × 18। यहाँ पे इसको कैंसिल किया तो ये मुझे मिला 11। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो मेरा 3.27 बार फंक्शन है इसकी जो P/Q फॉर्म होगी वो हमें मिलेगी 36/11। ठीक है बच्चों, इसी के साथ यहाँ पे हमसे ये भी पूछा जाता है क्या ये एक रेशनल नंबर है, तो आपको आंसर देना है ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अगर लेकिन यहाँ पे बार फंक्शन को अगर केवल इतना ही आपसे पूछा जाएगा क्या ये मेरे पास रेशनल नंबर है, तो रियलिटी में ये भी मेरा एक रेशनल नंबर है। जितने भी टर्म्स बार की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि बच्चों वहाँ पे हम उस फंक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं, एक ही वर्ड अगर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। इसी के साथ अगर मेरा डिफरेंट वर्ड आ रहा है, सिमिलरली अगर इरेशनल की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा वो हमें इस तरीके से मिलता है 3.01 001 0001। तो बच्चों यहाँ पे देखा कि कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा, पहले 0 था, फिर 001 हुआ, फिर 0001 हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, नंबर डिफरेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नंबर तो हमारा इरेशनल होता है, लेकिन जो अगर मैं बार लगा के लिख देता हूँ तो इस नंबर को हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखने में तो काफ़ी आसान सा लग रहा है और सॉल्यूशन भी काफ़ी आसान है, लेकिन बच्चों जब इसको करते हैं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ नहीं करना बच्चों, एचसीएफ की मेन डेफिनेशन क्या होती है कि मेरे पास अगर कॉमन फंक्शन हो रहा है, मेरे पास अगर 2 नंबर्स लिखे हैं ए और बी और मैंने देखा कि उसमें से कुछ कॉमन्स हो रहा है तो उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। कॉमन के साथ जो रिमेनिंग फंक्शन बचते हैं उन सबको लिखने पर तो उसको हम एलसीएम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमसे गिवन था कि जो ए फंक्शन है वो 12b के इक्वल है, यानी कि ए की वैल्यू हमें 12b गिवन है और वो हमसे जानना चाहता है कि हमें एचसीएफ बताना है a, 12 का। तो काफ़ी आसानी के साथ हम आपको इसको बताते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या करना है, एचसीएफ तो एज इट इज लिखा, जो a की वैल्यू है वो मेरे पास 12b है और ये मेरे पास 12 है। तो देखा कि मेरे पास फर्स्ट नंबर 12b है और सेकंड नंबर 12 है। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि एचसीएफ का मतलब होता है दोनों फंक्शन में कॉमन होना। तो यहाँ पे देखा कि दोनों में जो कॉमन है वो मेरे पास 12 है, तो एचसीएफ जो हमें मिला तो एचसीएफ हमें मिल गया 12। ठीक है बच्चों, तो ये तो था क्वेश्चन काफ़ी सिंपल। अगर इसी के साथ यहाँ पे अगर एलसीएम पूछा जाता है तो एलसीएम का आंसर क्या होता है,
सबसे पहले तो दोनों का कॉमन फंक्शन, तो कॉमन फंक्शन हमने 12 लिखा। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो रिमेनिंग फंक्शन है, तो रिमेनिंग फंक्शन b है, तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा तो एलसीएम की वैल्यू 12 भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था, हमसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे बोर्ड में 100% पूछा जाता है, और एमसीक्यू के टर्म में बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बेसिक तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको एलसीएम और एचसीएफ को आइडेंटिफाई करना है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, काफ़ी आसानी के साथ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों बेसिकली यहाँ पे एम की वैल्यू हमें गिवन है p और q की पावर 3। यहाँ पे जो n की वैल्यू गिवन है वो pq और q स्क्वायर गिवन है। अब पहले हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, जो फंक्शन दोनों के पास कॉमन होते हैं। तो हमने देखा कि दोनों फंक्शनों में जो लीस्ट पावर होगी वही दोनों फंक्शन के कॉमन होंगे। तो देखा कि यहाँ पे p मेरे पास सिंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे p की पावर 3 है। तो लीस्ट पावर मैंने देखा, तो लीस्ट का मतलब यहाँ पे जो केवल p सिंगल डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे p की लीस्ट पावर 1 रहेगी, यहाँ पे p की पावर 3 है। तो लीस्ट पावर यानी कि p मिला, तो p में से मैंने p को लिया। अब मैं q की बात करता हूँ, तो m में देखा तो ये q की पावर 3 लिखी हुई है, वहीं पे n में देखा तो ये q की पावर 2 लिखी हुई है। तो यहाँ पे फिर से एनालाइज किया कि q की जो लिस्ट पावर मिलने वाली है वो हमें q स्क्वायर मिलने वाली है। तो हमने लिखा कि मेरे पास m और n का जो एचसीएफ होगा वो pq स्क्वायर होगा। तो केवल बेसिक सा केस समझना है, जो लिस्ट पावर होते हैं वो एचसीएफ होते हैं, यानी कि मतलब देखा कि दोनों में लिस्ट पावर का फंक्शन कौन डिफाइन हो रहा है। तो लिस्ट पावर का फंक्शन p था तो p कॉमन आ गया, दोनों में देखा कि लिस्ट पावर का फंक्शन q स्क्वायर है तो q कॉमन आ गया। तो ये तो हुआ मेरा एचसीएफ। अगर इसी के साथ हम एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम तो काफ़ी आसानी के साथ आप लिख सकते हो कि पहले तो मैंने आपको बताया जो मेरा एचसीएफ है वो आप लिख दो। एचसीएफ लिखने के बाद जो फंक्शन रिमेनिंग बचा हुआ है तो उसको भी आप मल्टीप्लाई में लिख दोगे, तो वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास p तो आ चुका है एक फंक्शन का, अब मेरे पास p की पावर 3 है, यानी कि मेरे पास रिमेनिंग p कितनी बची हुई है, तो रिमेनिंग p मेरे पास p की पावर 2 बची हुई है। इसी के साथ अगर q को देखा तो q स्क्वायर तो कॉमन आ गया है। अब मेरे पास जो रिमेनिंग q बचा हुआ है वो सिंगल q बचा हुआ है, तो उनका मल्टीप्लाई किया, p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर में किया तो p की पावर 3, इसी के साथ q स्क्वायर का मल्टीप्लाई q में किया तो ये q की पावर 3। तो ये तो हमें मिला एलसीएम m, n का, इसी के साथ ये मिला एचसीएफ m, n का। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, 101% पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड में पूछे जाने वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी सबसे ज़्यादा बच्चों का एरर होने वाला क्वेश्चन। लेकिन बच्चों अब इस बार एक बार आप वीडियो को देखोगे तो आपका कभी एरर नहीं होगा, तो इसका बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो हमें 21:17 गिवन है। तो पहले आपको क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में उसका रेशियो गिवन है तो रेशियो को डिफाइन करने के लिए आपने लिखा कि लेट द नंबर, जो हमारे पास नंबर है तो उसको मैंने लिखा, पहला नंबर मेरे पास 21x है, इसी के साथ मेरे पास दूसरा नंबर 17x है। तो ये तो सबसे पहले हमने नंबर को डिफाइन किया कि पहला नंबर 21x है, दूसरा नंबर 17x है। अब हमने देखा कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं तो अगर मैं इनका एचसीएफ लिखता हूँ तो एचसीएफ मेरे पास क्या होता है, कॉमन फंक्शन। 17 प्राइम नंबर है, 21 और 17 के अंदर कोई भी फंक्शन कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे केवल एक वेरिएबल कॉमन आ रहा है, जो मेरे पास कॉमन आ रहा है x। तो हमने देखा कि दोनों में मेरे पास कॉमन x है, वहीं पे क्वेश्चन में उनका एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है। तो जो हमारे पास एचसीएफ गिवन था वो यहाँ पे 5 गिवन है और हमारा एचसीएफ x है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू मिलने वाली है वो 5 मिलने वाली है। अब हमसे पूछा गया है कि मेरे नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स के लिए आप क्या करोगे, 21 × 5 और यहाँ पे 7 × 5। तो 21 × 5 किया यानी कि इसका जो आंसर मिला तो 105 और 17 × 5 किया तो इसका जो आंसर मिला तो वो 85। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे हमारे इस क्वेश्चन में जो हमसे नंबर पूछे गए थे कि मेरे नंबर्स क्या होने वाले हैं। तो नंबर्स मिला 105 और दूसरा नंबर मिला हमें 85। तो ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड से
आप क्वेश्चन को जितना अच्छा एक्सप्रेस करोगे बच्चों, बोर्ड में आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से डिफाइन किया कि कैसे आप क्वेश्चन को बिल्कुल रिटन लिखोगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हमने आपके सामने मेंशन कर रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारी n की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी आसानी के साथ हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे। यहाँ पे a की जो वैल्यू गिवन है वो 2 की पावर 3 इंटू में 3 गिवन है। वहीं पे b की वैल्यू को देखते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 गिवन है। यहीं पे c की वैल्यू को देखते हैं तो 3 की पावर n इंटू 5 गिवन है। अब हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि मेरे पास n की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो क्वेश्चन तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, पहले आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। आप इसको एक बार ट्राई करना, काफी आसानी के साथ सॉल्यूशन होगा इसका। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं यहाँ पे बच्चों एलसीएम का रियलिटी मतलब क्या होता है कि हमारी क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या है। तो हाईएस्ट पावर को हमने देखा कि यहाँ पे ए के अंदर और बी के अंदर और सी के अंदर, तो मैंने देखा कि 2 की पावर 3 उसका हाईएस्ट फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे तो केवल 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो हमने लिखा जो मेरे 2 का पावर 3 वो हाईएस्ट फैक्टर है इन तीनों में। इसी के साथ अगर हम 3 की बात करते हैं तो ये तो मेरे पास 3 लिखा हुआ है, ये भी मेरे पास 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर n लिख के दिया है। तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि सर 3 की पावर n लिख के दिया है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो बच्चों ये आप जान लो कि 3 की पावर n है तो ये ही इसका हाईएस्ट फैक्टर है। तो मैंने लिखा कि यहाँ पे जो हमें मिला नेक्स्ट फैक्टर इसका 3 की पावर n मिला। वहीं पे 5 की बात करते हैं तो 5 की पावर 1 ही उसका हाईएस्ट फैक्टर है, तो 5 को एज इट इज लिखा। इसी के साथ जो हमें फंक्शन गिवन था 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 और इंटू में 5, तो कंपैरिजन किया तो 2 की पावर 3 हमें गिवन है, 5 और 5 हमें गिवन है। इसी के साथ देखा कि 3 की पावर n और यहाँ पे 3 की पावर 2, तो n की वैल्यू हमने बिल्कुल आसानी के साथ आपको बता दी। तो n की वैल्यू जो हमें मिलेगी तो वो हमें वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था, केवल आपको पावर का कंपैरिजन करना है। पावर के कंपैरिजन को करके आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते थे। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न से हमसे बोर्ड में क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेकिन आपको एक फॉर्मूले पे पकड़ रखना है। जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की बात करेगा तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, पहले हम आपके साथ फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी के साथ फर्स्ट नंबर और इनटू में सेकंड नंबर। तो ये तो था हमारा आज का फॉर्मूला जिसको हम यहाँ इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी के साथ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, या बेसिकली आप इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप इसको एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर भी रीड कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी रीड कर सकते हो। तो एक ही बात है। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन रहेगा उसी के भी यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 16 गिवन है, तो हमने लिखा कि मेरे पास 2 नंबर हैं और मैंने दोनों को मान लिया ए और बी। तो इसका जो हमें एचसीएफ गिवन है वो 16 गिवन है। इसी के साथ मैंने देखा कि 2 नंबर का प्रोडक्ट भी गिवन है, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट गिवन है वो 3072 गिवन है। हमसे वो जानना चाहता है कि हमें एलसीएम बताना है, ए और बी का एलसीएम क्या रहेगा। तो ए और बी का एलसीएम निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने मेंशन कर रखा है, केवल वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट करोगे आंसर आसानी के साथ मिल जाएगा। तो एलसीएम हमें निकालना था, तो एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिखा। इनटू में एचसीएफ हमें गिवन है, तो इसका जो एचसीएफ गिवन है वो 16 गिवन है। वहीं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का हमें डायरेक्टली उसने प्रोडक्ट गिवन दे रखा है, तो प्रोडक्ट के लिए मैंने लिखा 3072। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो 16 को हम डिवाइड में लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो 16 को डिवाइड में ले जाने के बाद अब कैंसिल आउट का डिपेंड आप पे करेगा, आप इसको कैसे कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं काफ़ी बेसिक से आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 4 से कैंसिल किया, तो 4 4 जा 16 मिला, यहाँ पे 4 7 जा 28, मेरे पास 2 कैरी, तो ये 27 हो जाएगा। 27 होगा, यानी कि 4 6 जा 24 होता है, यहाँ पे 3 कैरी मिलेगा, तो 4 8 जा 32 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने इसको किया डिवाइड। अब हम इसको 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 1 जा 4,
3 कैरी, यहाँ पे 36, तो 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8। तो एलसीएम जो हमें मिला उन दोनों नंबर का, तो एलसीएम हमें मिला 192। एचसीएफ हमें पता था 16 गिवन है, एलसीएम पता चल गया 192। और नंबर भी अगर पूछे जाते हैं तो नंबर भी काफ़ी आसानी के साथ आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ऑलरेडी उसने हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन दिया था, तो जो हमसे पूछा गया था वो तो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बिगनिंग करने में काफ़ी लेंदी फील होता है, बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन रियलिटी में काफ़ी आसान सा क्वेश्चन होता है। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम उसको स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट हमें गिवन था उसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि बच्चों हमें वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है दैट विल बी डिवाइडेड, अगर जिससे हम 398, 436 और 552 को अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो उसके रिमाइंडर्स हैं वो 7, 11 और 15 रिस्पेक्टिवली गिवन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या बोलता है बच्चों, यहाँ पे हमें वो नंबर बताना है, हमें बच्चों वो नंबर बताना है जिसका हम डिवाइड करें 398 में या फिर 436 में या फिर 542 में, तीनों में अगर हम उस नंबर से डिवाइड करें तो कॉन्जुकेटिवली यहाँ पे जो उसके रिमाइंडर मिलेंगे तो पहले 7 फिर 11 और फिर 15 रिस्पेक्टिवली, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है। और हम इसको फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमें रिमाइंडर को लेके आना है पहले हम उसको माइनस करके देखते हैं कि मेरे रियलिटी में नंबर्स क्या होने चाहिए। तो मैंने देखा कि 398 था और इसी के साथ मैंने इसका रिमाइंडर माइनस किया 7, तो ये हमें मिला 391। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट नंबर था 436 और इसका जो हमें रिमाइंडर मिला तो वो रिमाइंडर था 11, तो यहाँ पे इस 11 को माइनस किया तो हमें इसका आंसर मिलेगा 6 - 1 यानी कि 5, 3 - 2 यानी कि 425। इसी के साथ हमारा जो लास्ट नंबर है तो 542 है और 542 में से मैंने 15 को माइनस किया तो देखा 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा 3 और ये मिलेगा 2, यानी कि नंबर मिला 527। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो मैंने अगर 391 के प्राइम फैक्टर निकाले तो इसके जो प्राइम फैक्टर हमें मिलेंगे तो मिलेंगे 17 × 23। इसी के साथ अगर मैंने 425 के प्राइम फैक्टर निकाले तो ये मुझे मिलेगा 5 × 5 और इंटू में 17। और इसी के साथ अगर मैंने 527 के प्राइम फैक्टर निकाले तो ये हमें मिलेगा 17 और इंटू में 31। तो क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहले जो रिमाइंडर उसके दिखा रहा है उसको माइनस कर लिया, तो 398 में 7 को माइनस किया तो 391, 436 में 11 को माइनस किया तो 425 और 542 में 15 को माइनस किया तो 527। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इनके हमने प्राइम फैक्टर निकाले। तो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमने देखा कि तीनों में मेरे पास जो कॉमन फंक्शन आ रहा है तो वो मेरा 17 है। तो 17 बच्चों एक ऐसा नंबर होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। 17 हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका हम इन नंबरों में अगर डिवाइड करते हैं तो कॉन्जुकेटिवली रिमाइंडर हमारे पास 7 फिर 11 और फिर 15 मिलेगा। तो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10 एक और बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही जबरदस्त एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। इस बेस का हमसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे 6 की पावर n गिवन था। तो काफ़ी आसानी के साथ हम आपको बताएंगे, यहाँ पे प्रूव करना था सो दैट कि 12 की पावर n होगी वो कैन नॉट विद डिजिट 0 and 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि बोला गया है कि अगर मेरे पास n है वो नेचुरल नंबर है। तो यानी कि हम नेचुरल नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब जो 1 से बिगिनिंग होते हैं। तो n की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, 1 2 3 सो ऑन हमें ये लिखना है। तो अब हम पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा रिड्यूसिबल फॉर्म में लेते हैं। मैंने लिखा कि मैंने लेट लिख लिया कि लेट करके जो बाई है वो 12 की पावर n है। तो 12 की पावर n था तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए तो ये हमें मिलेगा 2 × 3 और इंटू में 2, 3 2 6 और 6 2 12 और पूरे की पावर n। तो इसको मैंने लिखा तो 2 की पावर 2 और इंटू में 3 और होल की पावर n। तो पहले तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए, अब मैं यहाँ पे पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैंने लिखा 2 की पावर 2n और यहाँ पे लिखा 3 की पावर n। अब इसके बिहाफ पर अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की अगर मैंने,
तो n की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पे मिला 2 इंटू की पावर 2 और इंटू में 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू 3 आंसर मिलेगा 12। इसी के साथ हमें केवल 2-3 फंक्शन तक चेक करना है। n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। 2 की पावर 4 का मतलब बच्चों 16 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर मिला 144। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो कंप्लीटली 12, 12 का स्क्वायर फिर 12 का क्यूब मिलेगा। तो 12 का क्यूब मेरे पास होता है, मैंने इसके बाद अगला फंक्शन निकाला तो 1728 मिलेगा। तो कहीं पर भी हमारा 0 और 4 नहीं आएगा, बिकॉज ये मेरे पास 2 और 3 ऐसे नंबर्स हैं इनकी कभी लास्ट पावर 0 और 5 नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन, तो यहां पे लिख सकते हैं देन वी कैन से दैट कि 12 की पावर n कांट इंट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट, इसको बच्चों एंड डिजिट भी पढ़ते हैं, एंड डिजिट 0 एंड 5। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसको एक्सप्लेन आप जितना अच्छा करके आओगे उतना आपको स्कोर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे थे चैप्टर फर्स्ट के टॉप 10 क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के टॉप 10 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।